Hello students, good morning. Hope you all are fine. लास्ट में हमने लेक्चर 3 में कैरेक्टर्स ऑफ अकाउंट्स देखा था. अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट्स लेक्चर नंबर 4. सो पहले तो हम इसके रिगार्डिंग कुछ बात कर लेते हैं. ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट्स यानी कि अकाउंट्स लिखना क्यों ज़रूरी है. यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट लिखे हुए हैं कि अकाउंट्स क्यों लिखना पड़ता है, क्यों ज़रूरी है. वो हम आज डिटेल में देखेंगे कि अकाउंट लिखने से क्या होता है, क्या हमको जानने को मिलता है. फर्स्ट, परमानेंट रिकॉर्ड. सेकंड, टू नो द इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन. थर्ड, टू नो इन्फ्लुएंशन ऑफ फैक्टर्स यानी इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स भी चलेगा. 4, टू डिटरमाइन टैक्स लाइबिलिटीज. 5, टू नो क्वांटम ऑफ पेएबल. यहाँ पे क्वांटम को हम साइज भी बोल सकते हैं. टू नो द साइज ऑफ पेएबल. टू नो क्वांटम ऑफ रिसीवेबल यानी कि टू नो द साइज ऑफ रिसीवेबल. To measure profit, economic status, to detect and avoid error and frauds. So ये सारे टॉपिक हैं, सिर्फ बोलने से आपको पता नहीं चलेगा, इसके लिए हम डिटेल में जाते हैं. चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं. परमानेंट रिकॉर्ड यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में होता है, क्या होता है, ट्रांजैक्शन. उस ट्रांजैक्शन को हम क्या करते हैं, नोट करते हैं. राइट. नोट कैसे होता है, या तो हम उसको बुक में नोट करते हैं या तो कंप्यूटर में नोट करते हैं. राइट. इसको नोट करने से क्या होगा, इन फ्यूचर हमको कभी भी ये ट्रांजैक्शन देखना है किसके रिगार्डिंग है, तो बुक में लिखा होगा तो बुक खोल के या फिर कंप्यूटर को ओपन करके हम ये ट्रांजैक्शन पता लगा सकते हैं. इसीलिए यहाँ पे बोला कि ट्रांजैक्शन का यहाँ पे परमानेंट रिकॉर्ड रहता है. फ्यूचर में कभी भी आपको पास्ट वाले कोई भी ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको मिल सकती है. शॉर्ट में बताऊँ तो आप ये सब कुछ नोट में लिखते होंगे. राइट. अगर लास्ट में यानी कि जब एग्ज़ाम का टाइम है, लास्ट एग्ज़ाम का टाइम, और आपको ये सारे टॉपिक देखने हैं तो आपने लिखा होगा तो आप आराम से इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो. सेम टू सेम बिजनेस में है, ट्रांजैक्शन हम लिखते हैं तो आगे कभी भी ये ट्रांजैक्शन की ज़रूरत है तो हम देख सकते हैं. टू नो द इफेक्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन. सो यहाँ पे एक बात आप नोट डाउन कर लो. कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, यहाँ पे उसकी दो इफेक्ट होती है. एक डेबिट इफेक्ट होती है और दूसरी क्रेडिट इफेक्ट होती है. फिर से एक बार बोल रहा हूँ, एक डेबिट इफेक्ट होती है और दूसरी कौन सी हो जाती है, क्रेडिट. ये डेबिट क्रेडिट के रूल्स चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होगा तब पता चलेगा. आप अभी सिर्फ याद रखो, दो इफेक्ट होती है, एक डेबिट और दूसरी क्रेडिट. ओके. सो इसमें से डेबिट कहाँ आएगा, क्रेडिट कहाँ आएगा, ये तो ट्रांजैक्शन होता है उस पे इफेक्ट करता है. बट इसकी दूसरी इफेक्ट यानी कि क्रेडिट डेबिट की इफेक्ट एक कहाँ पे होती है, प्रॉफिट पे होती है, और दूसरी उसकी इकोनॉमिक कंडीशन पे. किसकी कंडीशन सर, इकोनॉमिक. यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसकी ड्यूअल इफेक्ट मिलती है. एक इफेक्ट उसके प्रॉफिट या लॉस पे होती है और सेकंड बिजनेस की इकोनॉमिकल कंडीशन पे होती है. तो जो भी ट्रांजैक्शन हम लिखते हैं उसके हिसाब से हमको पता चलता है कि इसके हिसाब से प्रॉफिट बढ़ा है या कम हुआ है, और बिजनेस की इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन अच्छी हुई है या और बिगड़ी है. जैसे फॉर एग्जांपल 10,000 का गुड्स हैं, हमने 20,000 में सेल किया. राइट. सो इसका मीनिंग क्या हुआ,
आप इसको नोट डाउन करेंगे तो हमका पता चलेगा कि सर 10,000 का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट में इफेक्ट आई। 10,000 का प्रॉफिट हुआ तो बिजनेस की इकोनॉमिकल कंडीशन क्या हुई, अच्छी हुई। उसकी जगह चलिए सिर्फ इतना सोच लो, 10,000 का आपने गुड्स परचेस किया है। सो गुड्स परचेस किया तो उसके हिसाब से क्या हुआ, परचेस किया यानी कि उतने पैसे गए, प्रॉफिट उतना क्या हुआ, कम हुआ। और इकोनॉमिकल कंडीशन क्या डाउन हुई, नहीं, सामने 10,000 का गुड्स आया यानी कि इकोनॉमिकल कंडीशन स्टेबल है अभी। ओके, पैसे गए हैं और हमारे पास गुड्स आया है। सो यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसकी इफेक्ट क्या होती है वो जानने के लिए हम अकाउंट्स लिखते हैं। टू नो इन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर्स, यानी कि जो भी फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वो फैक्टर्स जानने के लिए हम क्या करते हैं, ये लिखते हैं। तो क्या होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन होता है वो ट्रांजैक्शन की इफेक्ट इसी दो चीज़ पे होती है, एक तो प्रॉफिट बोला था वही, और सेकेंड इकोनॉमिकल कंडीशन। ओके, सो जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो ट्रांजैक्शन की इफेक्ट प्रॉफिट और इकोनॉमिकल कंडीशन पे क्या होती है, यानी कि कौन से फैक्टर्स इसको इफेक्ट करते हैं, ये जानने के लिए हम अकाउंट्स लिखते हैं। टू डिटरमाइन द टैक्स लायबिलिटीज, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। ओके, लास्ट में हमने कुछ ऐसा टैक्स वाला देखा था लेक्चर नंबर आई थिंक 3 में या 2 में, फिर भी एक बार देख लेते हैं टैक्स लायबिलिटीज़ क्या है। तो कोई भी बिजनेस हो वो बिजनेस इनकम टैक्स पे करता होगा, तो कैसे पता चलेगा कि इनकम टैक्स इतना पे करना है, कैसे, जब भी वो क्या लिखता होगा, अकाउंट्स लिखता होगा तो ही पता चलेगा। सर वो तो बिना अकाउंट के भी नहीं पता चलता है। चलिए सिंपल चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आपने 10,000 की कोई चीज़ फॉरेन से इंपोर्ट की है, क्या की है, इंपोर्ट, और उसको आप यहाँ पे 12,000 में सेल कर देते हो। नॉर्मली सोच लो, ऐसी आपने 100 प्रोडक्ट मंगाई है, यानी कि 10,000 इंटू 100 कितना होता है, और एक जीरो आएगा ना, 10 lakhs। हमने 12,000 में सेल कर दी यानी कि इनकम हो गई 12 lakhs, राइट। आप ऐसा सोचो कि भाई 10 lakhs की प्रोडक्ट थी, हमने 12 lakhs में सेल कर दी यानी कि 2 lakhs रुपीज़ क्या हुआ, प्रॉफिट। ऐसा सोच के 2 lakhs के हिसाब से, वैसे तो उसका टैक्स नहीं लगता है, बट आपने 4,000 रुपीज़ इनकम टैक्स पे कर दिया। सोच लो, आपको ऐसा लगा 2 lakhs का प्रॉफिट हुआ, इसीलिए आपने 4,000 रुपीज़ इनकम टैक्स पे कर दिया। बट ये कब हुआ, जब आपने अकाउंट्स नहीं लिखा है। बट आप अकाउंट लिखते हो तो आपको पता चलता है कैसे, ये 10,000 का जो हमने गुड्स परचेस किया था उसको इंपोर्ट किया, यानी कि उसका इंपोर्ट चार्ज एंड ऑक्ट्रॉय ये सब कुछ लगा के पर प्रोडक्ट 3,000 रुपीज़ चार्ज लगता है, यानी कि गुड्स हमको कितने में परचेस होता है, 30,000 इंटू 100, यानी कि 13 lakhs रुपीज़ में टोटल गुड्स हमने परचेस किया है, और सेल कितने में किया, 12 lakhs में। तो 1 lakhs का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो लॉस होता है तो क्या आपको टैक्स भरना होता है, नहीं, फिर भी आपने भर दिया। ये पूरी डिटेल कब मिलती है, जब आप अकाउंट लिखते हो। तब अकाउंट लिखते हो तो आपको पता चलता है कि आपको कितना टैक्स पे करना है। ओके, परफेक्ट साइज मिलती है अकाउंट्स लिखने से टैक्स की। नेक्स्ट, टू नो क्वांटम ऑफ पेएबल, यानी क्या, यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने लिखा है DR यानी डेटर्स। यहाँ पे DR नहीं है, सॉरी ये डेबिट लिखा था, बाय मिस्टेक लिख दिया है। क्वांटम ऑफ पेएबल यानी कि क्या, हम क्या करते हैं, हमारा बिजनेस है तो हम बिजनेस में से सामने वाले पर्सन के पास से क्रेडिट में हम गुड्स परचेस करते हैं, राइट। समझ लो हमारी किराना शॉप है, हम गेहूँ परचेस करते हैं, गेहूँ की सीज़न है ना अभी, गेहूँ परचेस करते हैं। ओके, 100 kg गेहूँ मंगवाया, फिर वो सेल हो गए,
दूसरे दिन वापस 200 kg मंगवाया, वो भी सेल हो गए। फिर 2 दिन के बाद हमने 500 kg मंगवाया, 3-4 दिन में वो भी सेल हो गए। ऐसे हम गुड्स मंगवाते रहे और सेल करते रहे। बट हमने ये जो सारे गुड्स मंगवाए थे वो नॉन कैश मंगवाया था, यानी क्रेडिट पे मंगवाया था। तो अगर हम अकाउंट्स लिखते हैं तो हमने लिखा होगा कि पहले 100 kg मंगवाया था, फिर 200 kg, फिर 500 kg, फिर 1000 kg, ऐसे जितने भी हमने मंगवाए उसका टोटल लगा के हमको पता चल सकता है कि सामने वाले पर्सन को कितने पैसे देने हैं, पेमेंट कितना करना है, ये हम जान सकते हैं। इसीलिए लिखा है कि टू नो क्वांटम ऑफ पेएबल, यानी कि साइज ऑफ पेएबल, कितना पे करना है वो हमको पता चलता है। कब? जब हम अकाउंट लिखते हैं। उसका टोटली ऑपोजिट, टू नो क्वांटम ऑफ रिसीवेबल। सो यही ट्रांजैक्शन लेते हैं। मैंने 100 kg परचेस किया था, उसको सेल कर दिया। फिर 200 kg परचेस किया था, उसको भी सेल कर दिया। फिर 500 kg परचेस किया था, उसको भी सेल कर दिया। इसमें कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे थे जो हम कैश में सेल किया था, कुछ ऐसा था जो क्रेडिट पे सेल किया था। क्रेडिट पे सेल किया यानी कि सामने वाले पर्सन से उतने पैसे लेने के बाकी है। अगर किसी भी पर्सन को हम क्रेडिट पे गुड्स सेल करते हैं और उससे पैसे लेने के बाकी है तो ऐसे पर्सन को डेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटर्स। अगर हम किसी के पास से क्रेडिट पे गुड्स परचेस करते हैं और उसको पैसे देने के बाकी है तो उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स बोलते हैं। सो क्रेडिटर्स को सेकंड लैंग्वेज में बोलते हैं पेएबल्स एंड रिसीवेबल को बोलते हैं डेटर्स। ओके, सो यहाँ पे हमने गुड्स क्रेडिट पे सेल किया है तो ऐसे सारे के सारे ट्रांजैक्शन हम लिखेंगे तो हमको पता चलेगा कि सामने वाले पर्सन से, यानी कि टोटल हमको कितने पैसे रिसीव करने के बाकी है, रिसीवेबल है, मिलने के बाकी है। ये सब आप लिखोगे तो पता चलेगा, नहीं लिखोगे तो नहीं पता चलेगा। फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने आपको बोला था दिन भर जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो हमारा दिमाग याद नहीं रख सकता है, यानी कि उसको क्या करना पड़ता है? नोट डाउन करना पड़ता है। चलो, टू मेजर प्रॉफिट, यानी कि ये जो सारे ट्रांजैक्शन हम करते हैं, कभी परचेस करते हैं, कभी सेल करते हैं, कभी कोई इनकम होती है, कभी कोई एक्सपेंस करते हैं, तो ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन अगर हम लिखते हैं, लिखने के बाद लास्ट में इसका टोटल लगाते हैं और टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस माइनस करते हैं तो हमको पता चलता है कितना प्रॉफिट मिला। ये प्रॉफिट कितना है ये जानने के लिए या फिर प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हम क्या लिखते हैं? अकाउंट्स लिखते हैं। यहाँ पे हम नॉर्मली लिख सकते हैं प्रॉफिट फाइंड करने के लिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेब्टर्स के लिए और यहाँ पे क्रेडिटर्स के लिए, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इकोनॉमिकल स्टेटस। अगर हम अकाउंट्स लिखते हैं तो हमको ये पता चलता है कि हमारी एसेट्स कितनी है। ओके, एसेट्स कितनी है हमारी, लाइबिलिटीज कितनी है, ये हमको पता चलता है। और एसेट्स एंड लाइबिलिटीज पता चलती है तो हम हमारी इकोनॉमिकल स्टेटस भी मालूम कर सकते हैं। कैसे सर? देखो, अकाउंट में फाइनल अकाउंट्स आता है, सबसे हार्ड वाला चैप्टर्स। फाइनल अकाउंट्स में बैलेंस शीट बनानी होती है। बैलेंस शीट में 2 साइड्स होती है, एक एसेट्स होती है, दूसरी लाइबिलिटीज। अभी कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, ऊपर से ही जाएगा, बट नॉर्मल इंफॉर्मेशन देता हूँ। ओके, इन शॉर्ट आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बताता हूँ। तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज होती है, एग्जाम्पल के हिसाब से देखते तो ज़्यादा पता चलेगा। समझ लो आपके किराना स्टॉल्स हैं, किराना स्टॉल्स में जो भी फर्नीचर और गुड्स है वो मिला के आपकी एसेट्स है 8 लाख रुपीज़ की। कितनी है? 8 लाख। और मार्केट में आपको पेमेंट करना बाकी है 10 लाख। सोच लो। तो अब क्या होगा? सोचो, 8 लाख की एसेट्स हैं, मार्केट में देना है 10 लाख। अगर आप आपकी सारी की यानी कि फर्नीचर
और उसका गुड्स सब कुछ सेल करोगे तो भी आपको 8 लाख मिलेगा। सामने पेमेंट करना है 10 लाख का, यानी कि आप पूरा पेमेंट नहीं कर सकते हो, यानी कि आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं है। ऐसा बोला जाएगा आपका इकोनॉमिकल स्टेटस डाउन है, अच्छा नहीं है। यानी कि एसेट से लाइबिलिटीज अगर ज़्यादा है, एसेट से लाइबिलिटीज अगर ज़्यादा है तो इकोनॉमिकल स्टेटस डाउन बोला जाता है। बट इसमें देखो इसका रिवर्स, अगर आपकी एसेट्स 18 लाख है और लाइबिलिटीज 10 लाख की हैं तो आप क्या कर सकते हो, 18 लाख हैं उसको सेल करके 10 लाख की लाइबिलिटीज आराम से पे कर सकते हैं और फिर भी 8 लाख बचता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ आपका इकोनॉमिकल स्टेटस अच्छा है। यानी कि इसको शॉर्टकट में ऐसा बोल सकते हैं कि एसेट्स ज़्यादा हो और लाइबिलिटीज़ कम हो तो इकोनॉमिकल स्टेटस अच्छा रहेगा, और एसेट्स कम हो और लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हो तो इकोनॉमिकल स्टेटस डाउन रहेगा। अंडरस्टैंड। लास्ट वाला टॉपिक, टू डिटेक्ट एंड अवॉइड एरर्स एंड फ्रॉड। इट्स अ वेरी इजी। इसमें क्या होता है, हम अकाउंट्स लिखते हैं तो अकाउंट्स लिखने से हम कोई भी एरर्स या फिर फ्रॉड फाइंड करके उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड भी कर सकते हैं और उसको चेंज भी कर सकते हैं। कैसे, चलिए समझ लीजिए। जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो ट्रांजैक्शन आप नोट डाउन करते हो, कितने कैश ट्रांजैक्शन हुए, कितने क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुए। चलिए आपने जो नोट डाउन किया उसके हिसाब से आपको पता चलता है टोटल कैश ट्रांजैक्शन 5000 रुपीज़ के हुए, यानी कि आपके कैश बॉक्स में कितना रुपीज़ होना चाहिए, 5000। आप अपना कैश बॉक्स खोलते हो और चेक करते हो, अंदर से निकलता है 4000 रुपीज़, तो क्या हुआ, तो आपको पता चलेगा या तो 1000 किसी से लेना रह गया है या किसी को दिया है जो लिखना रह गया है, ओके, या फिर हमारे यहाँ जो एम्प्लॉय है उसमें से किसी ने 1000 रुपीज़ पूछ लगाया है, राइट। तो हम क्या करेंगे, कैमरा लगाया है तो कैमरा चेक करेंगे, कैमरा चेक करेंगे तो पता चलेगा भी एक पर्सन को हमने 1000 रुपीज़ एक्सपेंस का पे किया था, वो लिखना रह गया है, तो इसको बोलते हैं एरर्स। तो एरर्स आई तो ये फाइंड कर सकते हो, यानी कि आपको पता चलता है। सेकंड, चलिए सारे के सारे ट्रांजैक्शन लिखे थे, आपने कैमरा चेक किया तो आपको पता चला एक एम्प्लॉयड अंदर से पैसा ले रहा था, अपनी जेब में डाल के चला गया है। सो क्या हुआ आपके साथ, फ्रॉड हुआ। तो पता चलता है, ये कब पता चलता है, अकाउंट्स लिखते हो तब। अकाउंट्स लिखते हो तो पता चलता है कि कैश कितना होना चाहिए, 5000, निकला कितना 4000, यानी कि कितना डिफरेंस आया 1000 का। अगर आपने अकाउंट्स लिखा ही नहीं है तो आपको पता ही नहीं चलेगा 5000 रुपीज़ था, जितना भी कैश बॉक्स में है 4000, आप ऐसा सोचोगे 4000 की इनकम हुई है, ऐसा सोच के आप मान लोगे, राइट। तो आप अकाउंट लिखते हो तो ऐसी कोई एरर्स या फ्रॉड उसको फाइंड कर सकते हो, उसको अवॉइड कर सकते हो। ये सारे के सारे थे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट्स। फिर से एक बार सारे के सारे टॉपिक देखते हैं। फर्स्ट, परमानेंट रिकॉर्ड। सेकंड, टू नो द इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। थर्ड, टू नो इन्फ्लेक्शन ऑफ फैक्टर्स यानी इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स। 4, टू डिटरमाइन टैक्स लाइबिलिटीज। 5, to know quantum of payable. 6, to know quantum of receivable. 7, to measure profit. 8, economic status. 9, to detect and avoid error and frauds. So आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।